हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर। आई होप कि आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर रहे हो, उसकी जनरल एंट्री आज आपने अच्छे से समझ ली हैं। तो उसमें हमने क्या किया है, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लर्न किया है। प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर जब हम इश्यू कर रहे हैं तो उसके लिए इश्यू करने के लिए क्या क्या जनरल एंट्रीज की जाएंगी वो आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है। और फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 टाइप्स के शेयर स्टडी किए हैं। पहला हमारा इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट मिले होते हैं। फर्स्ट उनका प्रेफरेंशियल राइट होता है एक डेफिनेट और प्री डिटरमाइंड रेट से डिविडेंड रिसीव करने का जो प्रेफरेंशियल राइट होता है उनके पास पहला राइट कि एक पूर्व निश्चित दर से उसे लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है। दूसरा उनका प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है, उन्हें इक्विटी शेयर से पहले अपनी कैपिटल वापस पाने का अधिकार होता है। उन्हें जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो उन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में कि वो अपनी कैपिटल वापस पाएँ। किससे पहले? इक्विटी शेयर से पहले। तो वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट मिले होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स आपने स्टडी किए होंगे फर्स्ट चैप्टर में। अब डिफरेंट टाइप्स थे, जैसे रिडीमेबल शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो अब आपने जो 2 टाइप्स स्टडी किए थे, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, एक था आपका रिडीमेबल और दूसरा था आपका नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक टाइप में आपने ये स्टडी किया होगा प्रेफरेंस शेयर्स की। अब नॉन रिडीमेबल की हम बात करते हैं। कंपनी एक्ट 2013 की, कंपनी एक्ट जो हमारा 2013 है उसका सेक्शन जो 55 है वो क्या कहता है कि कोई भी कंपनी इस टाइप के इंडिया में शेयर इशू कर ही नहीं सकती जो नॉन रिडीमेबल हो या जिनका रिडम्पशन आफ्टर 20 ईयर्स होना हो। ऐसे शेयर कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती जो नॉन रिडीमेबल हो या जिनका रिडम्पशन 20 ईयर्स के बाद हो। अब इस केस में एक एग्जम्पशन भी है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जिनका रिडम्पशन आफ्टर 20 ईयर्स बट बिफोर 30 ईयर्स। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक्सेप्शनल केस है जो कि 20 ईयर्स से बाद में भी रिडम्पशन करने वाले शेयर इशू कर सकती है, लेकिन उनका रिडम्पशन भी 30 साल से पहले होगा और ये रिडम्पशन 21st ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपका हर साल 10% आपको क्या करना होगा, रिडम्पशन करना होगा। तो ये एक एग्जाम्पशन है। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि कोई भी कंपनी इंडिया में नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे और ऐसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जिनका रिडम्पशन 20 ईयर्स के बाद हो। इट मीन्स रिडीमेबल शेयर भी कौन से होंगे, जिनका रिडम्पशन आपका 20 ईयर्स, विद इन 20 ईयर्स हो जाए, 20 सालों के अंदर अंदर उनकी पूंजी की वापसी कर दी जाए। रिडम्पशन क्या होता है, रिडम्पशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जो कैपिटल आपने ली है उसको आप क्या कर रहे हो, बैक टू शेयर होल्डर। पहले आपने क्या किया, शेयर होल्डर से कैपिटल कलेक्ट की। अब रिडम्पशन में आप क्या कर रहे हो, कैपिटल को वापस कर रहे हो किनको, शेयर होल्डर को। वो रिडम्पशन कहलाता है। जब आप पूंजी की वापसी करते हो शेयर होल्डर को, वो आपका रिडम्पशन कहलाएगा। तो अभी हमने क्या स्टडी किया है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक कंपनी इशू कर सकती है जो कि विद इन 20 ईयर्स रिडीम होंगे, और
एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऐसी है जो कि 20 से 30 इयर्स के बीच रिडीम होने वाले प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन उस केस में भी कंडीशन ये है कि वो रिडम्पशन स्टार्ट कर देगी 21st ईयर से ही, और वो रिडम्पशन आपका कम से कम 10% पर ईयर होगा। इट मीन्स हर साल 10% अगर आप रिडम्पशन करोगे तो 30 इयर्स कंप्लीट होने तक आपका फुली रिडम्पशन हो जाएगा, फुली आप वापस कर दोगे कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो समझ में आ रहा है? तो ये जो दो टाइप्स थे इन्हीं पे बेस हमारा सेकंड चैप्टर बना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हमें ये पता लग चुका है कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो कंपनी इशू करेगी नहीं। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी कौन से इशू करेगी? जिनका रिडम्पशन 20 ईयर्स के अंदर होना हो, ऐसे इशू करेगी। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऐसी है जो ऐसे शेयर इशू कर सकती है जिनका रिडम्पशन 20 to 30 ईयर्स के बीच होना हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो रिडम्पशन अपना स्टार्ट कर देगी 21st ईयर से ही, और वो रिडम्पशन कम से कम 10% होगा। अब ये भी आप समझ गए होंगे कि रिडम्पशन क्या होता है। जब हम कैपिटल को वापस कर देते हैं शेयर होल्डर को तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिडम्पशन कहलाता है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कंपनी एक्ट जो है हमारा, कंपनी एक्ट 2013, उसका सेक्शन 55 डील करता है रिडम्पशन से रिलेटेड है। उसमें कुछ एक कंडीशन बताई गई हैं। वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद कोई भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है। वो कंडीशन कौन कौन सी है ये हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है फुल्ली पेड। जिन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आप कर रहे हो वो फुल्ली पेड होने चाहिए। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके लिए। जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके प्रेफरेंस शेयर हैं 1000 शेयर, जिसका रेट क्या है 10। एक कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़। तो टोटल मिला के उसके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 10,000। आप रिडम्पशन अगर वो करना चाहे, रिडम्पशन में क्या करेगा? इश्यू करके शेयर तो उसने एक कैपिटल प्राप्त की है। जब शेयर इश्यू किया तो उसके पास, कंपनी के पास ये पैसा आया है। अगर किससे आया ये पैसा? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर से ये पैसा कंपनी की तरफ गया है। अब अगर कंपनी की तरफ से वापस शेयर होल्डर को जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिडम्पशन। इश्यू में क्या होता है? पैसा इकट्ठा करती है कंपनी कैपिटल के रूप में पब्लिक से। पब्लिक में शेयर होल्डर जो शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनको शेयर अलॉट होते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? रिडम्पशन में आप शेयर होल्डर को वापस पेमेंट करें, वो आपका रिडम्पशन है। अब अगर कंपनी रिडीम करना चाहे अपने शेयर को तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन बताई गई फुली पेड, तो आपके जो प्रेफरेंस शेयर है वो फुली पेड होने चाहिए। फुली पेड कैसे? अब देखो 10 रुपीज़ का ईच है। हो सकता है हमने इन पर केवल और केवल 1000 शेयर के ऊपर आपने ₹7 पर शेयर मंगाए हो, तो उस केस में 10 रुपये का एक था, 7 रुपये आपने मंगाए, अभी भी 3 रुपये पर शेयर आपके पेंडिंग है। तो ऐसे शेयर्स का आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर है जिनको आप रिडीम करने वाले हों वो फुली पेड होने चाहिए। अगर वो फुली पेड नहीं है तो पहले उनको फुली पेड बनाया जाएगा। कैसे बनाओगे? 3 रुपये अभी भी अनकॉल्ड है, उनको कॉल कर लो। उसके लिए आप अगर अब तक फर्स्ट कॉल नहीं हुए तो फर्स्ट कॉल करो, अगर फर्स्ट कॉल आप कर चुके हो तो सेकंड कॉल करो, और जो पेंडिंग अमाउंट है उसको आप मंगवा लो शेयर होल्डर से। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? रिडम्पशन कर सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि फुली पेड होने चाहिए आपके शेयर।
अब नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन की दूसरी कंडीशन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू इश्यू। अब हमने क्या स्टडी किया है कि रिडम्पशन में कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को पैसे वापस कर रही है। अब शेयर होल्डर को जब पैसे वापस कर रही है कंपनी, तो उस केस में कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। अब वो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, उसके लिए कंडीशन बताई गई है। या तो वो हो सकता है आउट ऑफ प्रॉफिट या हो सकता है न्यू इश्यू। कंपनी पैसों का जो अरेंजमेंट है वो किससे कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो भी कंपनी के पास सरप्लस अवेलेबल है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो उसके पास सरप्लस है, इट मीन्स जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है साल के दौरान, जनरल रिजर्व या अदर फंड्स, जो आपके इंडिपेंडेंट फंड, जो फ्री फंड हैं, आपके फ्री रिजर्व्स हैं, उनसे क्या किया जा सकता है, रिडम्पशन किया जा सकता है। जैसे आपके पास अगर प्रॉफिट आपका 30,000 है साल का, तो आप इस प्रॉफिट में से ये पैसा वापस कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके लिए न्यू इशू कर सकते हो, शेयर आप नए इशू कर सकते हो। ये ध्यान में रखना है कि आप शेयर इशू करके ही रिडम्पशन कर सकते हो, डिबेंचर इशू करके आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर सकते। ये भी ध्यान में रखना आपने कि न्यू इशू में शेयर्स की बात की जा रही है, आप नए शेयर इशू करके भी इनकी पेमेंट कर सकते हो। या हो सकता है कुछ आप प्रॉफिट में से उठाओ और कुछ आप न्यू इश्यू करके कलेक्ट कर लो और फिर पैसे वापस कर दो। तो ये दूसरी कंडीशन है, या तो प्रॉफिट में से हो सकता है आपका रिडम्पशन, या फिर हो सकता है न्यू इश्यू के थ्रू। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि न्यू इश्यू में डिबेंचर इश्यू करके कभी भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हमने बात की है कि आउट ऑफ प्रॉफिट, या इसको बोला जाता है कि सरप्लस अवेलेबल या प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल हैं उनमें से आप रिडम्पशन कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन कौन से प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से प्रॉफिट आपके शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल रहेंगे। सबसे पहला आपका सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ पर हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, क्योंकि हम कॉर्पोरेट अकाउंट स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा कंपनी के अकाउंट्स की बात की जाएगी, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज होगा। अदरवाइज अगर सिंगल ट्रेडर जो सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको पता ही क्या होता है। इसके बाद आपका है डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। उसके बाद फोर्थ है आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसके बारे में पहले ही फर्स्ट ईयर में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो पहले वो सेट ऑफ की जाएगी, उसके बाद अगर इस फंड में कुछ बचता है तो इस फंड का यूटिलाइज किया जा सकता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इसके लिए भी रिडम्पशन के लिए भी इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन सा फंड हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन इसी से रिलेटेड एक और होता है वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड, और इसके अलावा इंश्योरेंस फंड। इट मीन्स वो फंड जो आपने किसी कंपनी के रेगुलर एक्टिविटी से जो जनरेट प्रॉफिट है उसमें से अगर आपने क्रिएट किए हैं तो वो फंड अवेलेबल होते हैं किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। कुछ एक प्रॉफिट हमें कैपिटल नेचर के होते हैं साल के दौरान, तो वो कैपिटल नेचर वाले प्रॉफिट से हम क्या करते हैं,
अगर कैपिटल नेचर वाले प्रॉफिट से हम कोई फंड क्रिएट कर रहे हैं तो उस फंड को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते रिडेम्पशन के लिए। अब ऐसे कौन कौन से फंड है, ये कुछ एक फंड्स की लिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी है, कुछ एक आपको बुक्स में और भी दिए मिलेंगे, वो आपने स्टडी कर लेने हैं। मेन जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है कि कौन सा फंड यूटिलाइज किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता। ये एक ही बात पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनमें से आप रिडम्पशन कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनमें से आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। अब कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल नहीं है या शेयर होल्डर के लिए वो अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। या कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट हैं वो कौन कौन से हैं, या कोई फंड अगर क्रिएट किया जाता है तो वो कौन कौन से। सबसे पहले आपने सिक्योरिटी प्रीमियम स्टडी किया होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कब प्राप्त होता है, जब आप इश्यू कर रहे हो एट पार्स या वो प्राइस पर अगर आप शेयर इश्यू कर रहे हो तो उस केस में आपको जो अब वो प्राइस मिल रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में आप शो करते हो। अब ये जो प्रीमियम आपको मिल रहा है ये कैपिटल नेचर का है, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते रिडम्पशन के लिए। इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपको रिडम्पशन भी किस पे करना है, प्रीमियम पे अगर आपको रिडम्पशन करना है। अगर आप रिडम्पशन भी प्रीमियम पे कर रहे हो तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसके लिए वर्ड यूज होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। वो कैसे यूटिलाइज होगा ये जब हम जनरल एंट्रियाँ करेंगे आप अच्छे से समझ जाओगे, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आप देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होगा। एक शेयर हमारा कितने का था, इस एग्जांपल में 10 रुपीज़ का एक था। अगर हम शेयर को वापस कर रहे हैं, कैपिटल वापस कर रहे हैं, तो उस केस में अगर हम हर एक शेयर को 12 रुपीज़ वापस करें तो हम 2 रुपये एक्स्ट्रा जो वापस कर रहे हैं वो क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर कुछ बैलेंस है तो वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है, लेकिन रिडम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। ये जो 2 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसके लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 10 रुपये हमें देने हैं उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अगर हमारे पास है तो उसका भी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, किसके लिए, रिडम्पशन के लिए। एक आपका होता है प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की स्थापना से पूर्व अगर आपने कुछ लाभ कमाया है, इट मीन जब कंपनी ने अपना बिजनेस कमेंस किया उससे पहले अगर उसने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया है, जब वो लीगली रजिस्टर्ड हुई थी, रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में जब उसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, उससे पहले का अगर प्रॉफिट कुछ है उसके पास तो वो भी आपका यूटिलाइज नहीं हो सकता रिडम्पशन के लिए। ये भी कैपिटल नेचर का ही आपका प्रॉफिट माना जाता है। इसके अलावा आपका हाँ एक और है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। अगर ये रिजर्व आपने क्रिएट किया हुआ है तो इससे भी आप उनका रिडम्पशन नहीं कर सकते। किसका, प्रेफरेंस शेयर का। इसके अलावा एक और है क्या, कौन सा था, हाँ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर आपने शेयर जब्त किए हैं, ये अगर आपका टॉपिक हो चुका है तो आप समझते हो अच्छे से, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में क्या होता है। फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, वो कब होता है फॉरफीचर, जैसे आपने इशू किया
10 रुपीज़ का एक शेयर था, आपने इशू किया, आपने दो तो एप्लीकेशन के ऊपर मंगाए थे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे आपके 2 रुपये ड्यू थे, फर्स्ट कॉल पे आपके मान रहे हम 3 रुपये ड्यू थे और सेकंड पे आपके 3 रुपये ड्यू थे। अब एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी, फर्स्ट कॉल की भी मनी दी, लेकिन सेकंड कॉल उसने पे नहीं की। जैसे हम मान लेते हैं कि राम एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं कंपनी के। अब उसने ये पैसा भी दे दिया, एप्लीकेशन मनी भी दे दी, अलॉटमेंट मनी भी दे दी, फर्स्ट कॉल की पेमेंट भी कर दी, लेकिन सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की। तो उस केस में कंपनी के पास राइट है कि वो राम को एक नोटिस भेजे जिसमें 14 दिन का टाइम दिया जाएगा राम को कि पेमेंट कर दो जो पेमेंट ड्यू हुई है। अगर वो टाइम एक्सपायर होने के बाद भी राम पेमेंट न करे हमारी सेकंड कॉल की, तो राम के जो 100 शेयर हैं उस पर जो मनी हमें अब तक रिसीव हुई हैं 7 रुपये पर शेयर हमें रिसीव हो चुके हैं, तो वो 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम जब्त कर सकते हैं। 700 रुपये अब तक हमें प्राप्त हुए होंगे, वो हम जब्त कर सकते हैं। इससे शेयर भी हम वापस ले सकते हैं और ये जब्त कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर है, अंशों का अपहरण। तो ये जो अपहरण का अमाउंट है हमारा 700 रुपये, वो भी हमारा कैपिटल नेचर का ही प्रॉफिट होता है, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। तो ये कुछ एक ऐसे फंड्स हैं जिनको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते कैपिटल फंड्स को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो सेकंड हम आपकी कंडीशन ये थी आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू इशू, इसमें हमने डिस्कस किया आउट ऑफ प्रॉफिट कौन कौन से प्रॉफिट में से हम रिडीम कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर को। अब इसमें जब आपको ये पता है कि इनसे रिडम्पशन नहीं हो सकता तो बाकी जो बच गए हमारे उनसे तो हम रिडम्पशन कर सकते हैं। अब हम थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। हमारी थर्ड हमारी कंडीशन है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो रिडम्पशन है वो आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है और न्यू इश्यू से भी हो सकता है। अगर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है कि इन दोनों का यूज़ भी किया जा सकता है, मिक्स भी यूज़ किया जा सकता है, कुछ प्रॉफिट में से और कुछ न्यू इश्यू में से। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो फेस वैल्यू है किनकी प्रेफरेंस शेयर की जो हमें रिडीम करने हैं उसके इक्वल हमें CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमें क्रिएट करना होगा। जैसे हम 1000 शेयर हमने अभी एग्जांपल लिया था जो कि 10 रुपये का एक है, हम रिडीम करने जा रहे हैं, तो इनकी फेस वैल्यू क्या होगी, इनकी टोटल वैल्यू क्या होगी 10,000। तो 10,000 का हमें क्या क्रिएट करना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कैसे होगा, ये क्रिएट करोगे आप जो अभी हमने आउट ऑफ प्रॉफिट अभी जो हमने डिस्कस किए थे कि किन किन प्रॉफिट में से रिडम्पशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा था सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले अगर आपके पास सरप्लस अवेलेबल है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सबसे पहले आप इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ये एक न्यूली ओपन अकाउंट है जिसमें हम क्या कर देते हैं, हमारे प्रॉफिट को सीज कर देते हैं कि उस प्रॉफिट का यूज़ हम रिडम्पशन के अलावा कहीं और नहीं कर सकते। प्रॉफिट को हम सीज कर देते हैं, बांध देते हैं कि इस प्रॉफिट का फिर यूज़ इसके अलावा कहीं नहीं किया जा सकता। अगर ये आपका सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही रहेगा तो आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हो। अगर आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया किस में, इसके लिए एंट्री भी देख लो, यही बनेगी, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा आपका टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जिस अमाउंट से आप क्रिएट कर रहे हो वो अमाउंट आप डाल दो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करोगे। ये एक न्यूली
रिजर्व आप क्रिएट कर देते हो जिसमें आप क्या करते हो, प्रॉफिट को सीज कर देते हो कि रिडम्पशन के अलावा वो किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जा सके। कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बांध रहे हैं उसको कि उसे हमने कैपिटल वापस करने के लिए यूज़ करना है, रिडम्पशन करने के लिए यूज़ करना है, बाकी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। ये तो सरप्लस को ट्रांसफ़र करने के लिए हो गया। अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस है तो उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो इसी तरीके से बाकी जो प्रॉफिट थे हमारे या फ्री रिजर्व थे उनको ट्रांसफ़र आप कर सकते हो CRR में। ये करना ज़रूरी है अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हो। अगर आप न्यू इशू से अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो उस केस में आपको CRR क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे हो उस केस में आपके लिए करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे हम बढ़ते हैं। ये तो हमारी होगी थर्ड कंडीशन। उसके बाद हमारी फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि अब जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हमने 1000 शेयर 10 रुपीज़ का हिस्सा, इसको कैपिटल हमने वापस कर दी, पूंजी इसकी वापस कर दी, तो क्या इसको कैपिटल को हमने वापस किया तो हम ये माने कि अथोराइज कैपिटल में क्या है, डिक्रीज़ है? नहीं, ये अधिकृत पूंजी में कमी नहीं माना जाएगा। जैसे हमारी अधिकृत या अथोराइज कैपिटल आपको पता ही है कि कौन सी होगी। अथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जितनी कैपिटल कोई भी एक कंपनी शेयर इश्यू करके अपनी पूरी लाइफ में कलेक्ट कर सकती है। जैसे अगर किसी कंपनी की अथोराइज कैपिटल हम थोड़ी कम ही मान लेते हैं, 1 लाख है, तो वो अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख से ज़्यादा के मूल्य के शेयर इशू नहीं कर सकती। वो अपनी पूरी लाइफ में केवल और केवल 1 लाख रुपए तक के ही शेयर इशू कर सकती है, तो वो अथोराइज कैपिटल है। अब आपने इसको वापस किया है, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि अथोराइज कैपिटल एक कंपनी की क्या है, 1 लाख है, आपने 10,000 वापस कर दिया, तो क्या हम ये माने कि अब इसकी अथोराइज कैपिटल 90,000 होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जो आपका रिडम्पशन है वो कभी भी डिक्रीज इन अथोराइज कैपिटल नहीं माना जाता। इट मीन्स कि आपने 10,000 रुपये अगर वापस किया शेयर होल्डर को, तो ये नहीं माना जाएगा कि अब वो अपने जीवन काल में केवल और केवल 90,000 के ही शेयर इशू कर सकती है। नहीं, वो 1 लाख के इशू कर सकते हैं, वो फिर दोबारा इशू कर सकती है। इसी तरीके से इसी से अगला पॉइंट बना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब हम करते हैं न्यू इशू से, न्यू इशू आपका किसके लिए, फॉर रिडम्पशन, वो आपका नहीं माना जाएगा इंक्रीज इन अथोराइज कैपिटल। जैसे हम इसको डिक्रीज नहीं मानते अथोराइज कैपिटल में, वैसे ही अगर हम न्यू इश्यू करके रिडम्पशन कर रहे हैं तो उसको इंक्रीज नहीं माना जाएगा। किसमें, अथोराइज कैपिटल में। वो ये नहीं माना जाएगा कि वो अब अगर हमने 10,000 के शेयर नए इशू कर दिए और फिर हम रिडम्पशन कर रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसकी अथोराइज कैपिटल 1,10,000 होगी। वो उतनी ही रहेगी जितनी अथोराइज की गई है, ठीक है। और न्यू इश्यू के न्यू इश्यू का नहीं है, ये रिडम्पशन का पॉइंट है। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी, रजिस्ट्रार को हमें क्या करना होता है, कंपनी रजिस्ट्रार को हमें यहाँ पे नहीं, चलो वैसे ही बता देता हूँ मैं, यहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं। जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड जो आपका ऑफिस है, वहाँ पर आपको कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा विद इन 30 डेज़। जब आप रिडम्पशन कर रहे हो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ऐसी सूचना कंपनी रजिस्ट्रार में देनी होगी। इसके अलावा
एक कंडीशन मैंने आपको ये बताई दी कि कंपनी कभी भी न्यू डिबेंचर इशू करके अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर सकती। तो आज थ्योरी का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतना ही पोर्शन था थ्योरी का। आज आप लोग ये स्टडी कीजिए, कल हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जनरल एंट्रीज क्या होंगी इसके लिए वो सीखेंगे। थैंक यू।